ठीक है, तो हम लोग का अब जो है फिक्स्ड बीम शुरू करते हैं हम लोग, है ना, जो हमारा थर्ड यूनिट है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्या होगा, है ना। सिंपली सपोर्टेड कोई बीम था हम लोग का, ऐसा सिंपली सपोर्टेड बीम था, है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाला, है ना। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ऐसे स्लोप और जो जगह जगह पे डिफ्लेक्शन थे, ये हम लोगों ने निकाला सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। बहुत सारे अलग अलग टाइप की लोडिंग थी। जब पॉइंट लोड था तो क्या हुआ, इसकी हम लोगों ने देखा। जब यूडीएल था होगा रहा होगा तो क्या स्लोप एंड डिफ्लेक्शन होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने देखा कि कैंटिलीवर बीम के लिए क्या होता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। जब कोई पॉइंट लोड रहता होगा तो क्या इसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होता है ना। यहाँ पे इस जगह पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, स्लोप यहाँ पे क्या बन रहा है, या बाकी जगह पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, है ना। ये सब हम लोगों ने देखे। डिफरेंट डिफरेंट लोड कंडीशन के लिए बहुत सारे लोड थे तो क्या होता है, यूडीएल होता है तो क्या होता है, यूडीएल कुछ दूर तक होता है तो क्या होता है, ये सब हम लोगों ने केसेस देखे, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने फिक्स्ड बीम नहीं देखा, है ना। फिक्स्ड बीम जो इस टाइप से होता है, जिसके दोनों एंड जो हैं फिक्स्ड होते हैं, तो ये केस हम लोगों ने नहीं देखा। ऐसे बीम के लिए जिसके दोनों एंड जो हैं फिक्स्ड हों। फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कंक्रीटिंग किया होगा या वहाँ पे ब्रिक वगैरह लगा हुआ के ये फिक्स्ड कर दिया गया है। यहाँ पे अब जो ये इसको ये हिलने नहीं देगा, उसको पकड़ के रखे हुआ है ना, इसको ये रोटेट नहीं करने देगा, है ना। जब भी यहाँ पे कोई भी लोडिंग होगी, इसके ऊपर जब कोई भी लोडिंग पड़ेगा कुछ भी तरह का, मतलब ये ऐसा नहीं दिखाना कि एकदम यूडियल हो। यहाँ पे कोई हो सकता है कुछ दूर भारी लोड हो, कुछ कम लोड हो, इस टाइप का भी लोडिंग होगा, कोई भी लोडिंग हुआ तो ये इस जगह पे ये रोटेट नहीं करने देगा। ऐसा नहीं कि इसका डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगा। उसका डिफ्लेक्शन जो होगा इस टाइप से नहीं होगा। उसका डिफ्लेक्शन कैसा होगा, उसका डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे ये रोटेट ही नहीं करने देगा। तो यहाँ पे शेप इसका ऐसा रहेगा, इसका जो इलास्टिक कर्व बनेगा लोड लगने के बाद जो डिफ्लेक्शन होता है, और यहाँ पे भी वो ऐसे नहीं होने देगा, इस ऐसे से, है ना। वो ऐसा डिफ्लेक्शन होगा, ऐसा यहाँ पे इस टाइप से होके, ठीक है। इस जगह पे स्लोप जो है, यहाँ पे ये स्लोप एकदम ऐसा नहीं बनने देगा, है ना। जो पहले सिंपली सपोर्टेड बन जाता था, क्योंकि वो वहाँ पे फिक्स्ड है, फिक्सिसिटी की वजह से, है ना। वो पकड़ के रखे हुआ है वहाँ पे उसको, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस जगह पे, वहाँ पे कंक्रीटिंग करके, वहाँ पे ब्रिक वगैरह डाल के, मतलब इतना मजबूत बना दिया गया है वहाँ पे कि वो इसको रोटेट भी नहीं करने देगा, ये यहाँ पे पकड़ के रखे हुआ है, ठीक है। तो इसका डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन कर्व जो होगा इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे इस जगह पे जो है सपोर्ट्स पे कोई स्लोप नहीं बनता हुआ दिखेगा, है ना। और इस टाइप सा आगे भी तो वो मतलब जो कर सकता है कोई अपने सपोर्ट ही के पास कर सकता है, उसके बाद उसके हाथ में है नहीं। तो चूँकि यहाँ पे लोडिंग हो रही है तो आगे तो डिफ्लेक्शन इस टाइप से होगा ही, ठीक है। लेकिन इसका जो यहाँ पे चूँकि ये फिक्सिटी दे रहा है, ये फिक्सिटी दे रहा है, देखो क्या मतलब हुआ, मतलब फिक्स किए हुआ है। कोई ना कोई यहाँ पे ये एक ऐसा मोमेंट लगाता होगा तब तो ऐसा शेप हो गया। ऐसा ना हो के ऐसा ना हो के, तो कोई ना कोई यहाँ पे उसने ऐसा ऐसा मोमेंट लगाया होगा, तब तो इस टाइप का कर्व बना है ना। तब ना यहाँ पे दिख रहा है ऐसे पचक गया है ना ऐसा। तो ये कोई इसने मोमेंट लगाया होगा, ये कोई एम होगा, है ना। यहाँ पे भी कोई ना कोई एम लगाया होगा। ये मान लो ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो इसको एम ए बोलेंगे, ये एम बी बोलेंगे। कोई ना कोई मोमेंट लग रहा होगा वहाँ पे, तब तो ऐसा कर्व बन गया है। तो ऐसा जो मोमेंट लगता है फिक्स बीम में, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्सिंग मोमेंट, है ना, या फिक्स्ड इंड मोमेंट। फिक्सिंग मोमेंट, है ना, फिक्सिंग मोमेंट बोलते हैं इसको, या फिक्स्ड इंड मोमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोमेंट लगता है, ये एक नया चीज़ आ गया सिंपली सपोर्टेड बीम में जो है। ऐसा कोई मोमेंट नहीं लगता था क्योंकि वो सिंपली सपोर्टेड था, है ना। यहाँ पे सिर्फ ऐसे ये चीज़ रखा हुआ है। जब लोड आएगा तो यहाँ पे जो कुछ मोमेंट पड़ेगा तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे मतलब यहाँ पे रोटेट कर जाएगा, है ना। कोई मोमेंट नहीं देगा यहाँ पे, इसको रोकने के लिए कोई ऐसा मोमेंट नहीं लगता है ना, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन फिक्स बीम में जो है ऐसा यहाँ पे ये मोमेंट लगा देता है अपनी फिक्सिटी की वजह से, यहाँ पे लगा देता है, इसलिए इसका डिफ्लेक्शन कर्व इस टाइप का दिखता है। तो एक नया चीज़ ऐड हो गया फिक्स बीम में, है ना, क्योंकि फिक्स्ड इन मोमेंट होता है। तो हम लोग को इस यूनिट में एक नई चीज़ यही आएगी, क्योंकि फिक्स बीम पढ़ना है, इसके लिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ना है। तो इसमें जो है हम लोग को फिक्स्ड इन मोमेंट निकालना पड़ेगा। ये जो मोमेंट हम लोग जो बात कर रहे हैं कि मोमेंट एम ए एम बी लग रहा है ना, ये एम ए और ये एम बी जो लग रहा है फिक्स्ड इन पे, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। अभी हम लोग को नहीं पता है कि ये वैल्यू कितना लगाएगा, ठीक है।
अच्छा ये जब लोड नहीं होगा कोई यहाँ पे तो कोई फिक्स्ड मोमेंट नहीं लगेगा, है ना। जब लोड ही नहीं है तो कोई मोमेंट नहीं होगा। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो फिक्स्ड मोमेंट बढ़ने लगता है और एक हद तक बर्दाश्त करता है, उसके बाद से फिर वो भी क्रैक कर जाएगा, है ना, या फिर मतलब उसका फिक्सिटी ख़त्म हो जाएगा तो वो फिर सिंपली सपोर्ट की तरह या अदर की तरह बिहेव करने लगेगा, है ना। तो फिक्स्ड मोमेंट जो है कितना होता है, कितने लोड के लिए कितना होगा, है ना। पॉइंट लोड लगेगा तो क्या होगा, यूडीएल लगेगा तो क्या होगा, तो ये सब केसेस होंगे। तो सबसे पहले बात है कि ये हम लोग फिक्स्ड मोमेंट निकालेंगे कैसे, क्या विधि होगी, और फिक्स्ड मोमेंट निकल जाएगा तो फिर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे। इस यूनिट में जो है हम लोग को यही सब पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बताया हुआ है यहाँ पर। तो फिक्स्ड बीम जो है, ए बीम हुज बोथ एंड्स आर फिक्स्ड इज़ नॉन एज फिक्स बीम, है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, ए बीम हुज बोथ एंड, मतलब दोनों एंड जो है फिक्स्ड हो, उसके हम लोग फिक्स्ड बीम बोलेंगे। इसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसका दोनों एंड जो है, ये दोनों जो सिरा है ये दोनों जो है फिक्स्ड है, इसलिए इसलिए को हम लोग फिक्स्ड बीम बोलेंगे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका देखिए डिफ्लेक्शन जो कर्व बना है ये किस तरह से बना है। सिंपली सपोर्टेड में ऐसा हुआ करता था ना, इस जगह पे ऐसा हो जाता था, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लोप बन जाता था, इसका डिफ्लेक्शन ऐसा होता था, है ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लोप बनता था, लेकिन इसमें स्लोप नहीं बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो है स्लोप निकालेंगे तो ये इस पर टेंजेंट खींचेंगे तो ये सीधा ही हो जाएगा, मतलब स्लोप ज़ीरो। यहाँ पे जो है इस जगह पे स्लोप ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका इस जगह पे भी dy बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और ये चूँकि हो रहा है क्यों, क्योंकि ये जो है एक मोमेंट लगा देता है अपने एंड पे, एक मोमेंट लगा देता है जो दिख रहा है यहाँ पे, ये एम ए है ना, और ये एम ए है और ये वाला एम बी है ना, ए पॉइंट पे एम ए और बी पॉइंट पे एम बी, ठीक है। तो और बता रहा है यहाँ पे कि फिक्स बीम इसको क्यों बोलते हैं, कि फिक्स होता है दोनों एंड। ये फिक्स बीम ऑल्सो कॉल्ड एज बिल्ट इन और इनकेस्टेड बीम भी कहीं पे लिखा हुआ देखिएगा कि बिल्ट इन बीम। बिल्ट इन मतलब वो इसको बिल्ट इन ऐसा किया गया है, बनाया हुआ है ना, वो वहाँ उस जगह पे पकड़े हुए रहता है, तो इसलिए इसका ऐसा बिल्ट इन बीम भी बोलते हैं। तो बिल्ट इन बीम भी बोलते हैं, इनकेस्टेड बीम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें जो होता है स्लोप जो होता है एट जो भी बता रहे थे, इंड पे जो स्लोप होगा, यहाँ पे स्लोप और यहाँ पे जो स्लोप होगा इंड पॉइंट पे ए और बी पे स्लोप ज़ीरो होता है। क्यों, क्योंकि फिक्स होता है वहाँ पे, तो वो मोमेंट दे देता है उसको, चाहेगा कि नाच जाए यहाँ पे, जैसे सिंपली सपोर्टेड में होता है कि ऐसा स्लोप ले लें, तो ऐसा नहीं होगा, वो उसको अपने यहाँ पे फिक्स होता है, ऐसा मोमेंट दे देगा, वहाँ पे वो रोटेट नहीं करने देगा, ठीक है। और बोथ इंड विल बी सब्जेक्टेड टू सम फिक्स्ड इंड मोमेंट एम ए एंड एम बी, है ना, जो अभी हम बता रहे थे। दोनों इंड जो है एम ए एंड एम बी जो है वो फील करेगा, वहाँ पे मोमेंट आएगा, ठीक है। तो ये एम ए एम बी ये तो हम लोग के लिए दो नोन आ गया, अब तक ये नहीं था सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। फिक्स बीम में ये नई चीज़ आ गई, तो हम लोग को इसको देखना है कि कैसे निकालना है, उसके बाद फिर जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसी को आगे पहले सबसे पहले ये बताया कि एडवांटेजेस ऑफ फिक्स बीम क्या हैं, क्यों हम फिक्स बीम यूज़ करते हैं, या डिसएडवांटेज क्या है, और फिक्स बीम यूज़ करते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा, है ना। तो सबसे पहले एडवांटेज क्या है, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि स्लोप जो होता है उसका सपोर्ट पे ज़ीरो हो जाता है, तो ये तो अच्छी बात है ना, डिफ्लेक्शन दिख रहा है कम होगा, और चूँकि वो मूवमेंट लगाता है एंड पे तो उसका असर दूर तक जाता है ना। उसने यहाँ पे मोमेंट लगा दिया तो वो मोमेंट का कैलकुलेशन वो तो ऐड होता हुआ चलाएगा ना, तो वो उस मोमेंट के निगेटिव मोमेंट की वजह से, वैसा मोमेंट की वजह से आगे तक वो स्लोप कम होता है, ठीक है। तो ये जो होता है अपना फिक्स्ड बीम, ये इट इज़ स्टीफर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल। स्टीफर मतलब वो डिफ्लेक्ट कम होगा, स्टीफ है ना, ज़्यादा ये नहीं होगा, जैसे रबर होता है वो स्टीफ नहीं होता है, लेकिन कंक्रीट हमारा स्टीफ होता है, मतलब ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होगा अपनी जगह से। ये स्टीफर होता है, अपनी जगह से हिलेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग होता है ना, क्योंकि उसको बिल्ट इन किया रहता है अपनी जगह पे, और स्टेबल भी होता है, यानी डिफ्लेक्शन कम होता है, तो ये स्टेबल होता है। इसके स्लोप पे जो है उसका जो स्लोप होता है बॉटम पे वो ज़ीरो होता है, और इसमें जो है बेंडिंग मोमेंट जो है जो मैक्सिमम जो सेंटर पे जनरली मैक्सिमम हो जाता था, तो इस केस में फिक्सिंग मोमेंट की वजह से बेंडिंग मोमेंट जो है बहुत कम होगा, खास करके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बहुत कम होगा, है ना। जैसे सिंपली सपोर्टेड केस में देखते थे ना हम लोग कि कोई पॉइंट लोड है तो इस जगह पे जो है
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता था तो ऐसा दिखाता था, यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू होता था ना, ये वैल्यू जो है। तो अभी जो हम लोग को फिक्स बीम पढ़ेंगे तो इसको पता चलेगा कि ये वैल्यू जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका बहुत ही ऐसा बन जाएगा, बहुत कम वैल्यू आएगा ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, और जगह पे भी कम होगा, लेकिन मैक्सिमम वाले केस में भी बहुत कम हो जाएगा। ये हम लोग आगे देखेंगे अभी कि कैसे कम हो जाता है ना। तो इसमें जो है एडवांटेज ये है कि बेंडिंग मोमेंट्स कम आएंगे, है ना। ये मोमेंट कम आने का वजह होता है कि इधर से ये जो निगेटिव मोमेंट लग जाता है ना, उसकी वजह से वो उसको कैंसिल आउट, ये सब देखेंगे हम लोग कि कैसे होता है, ठीक है। तो और इसमें जो है डिफ्लेक्शन विल बी रिड्यूस, डिफ्लेक्शन दिख ही रहा है कि रिड्यूस होगा, जब इंड के पास ही जो इसने डिफ्लेक्शन नहीं होने दिया है ना, उसको ऐसा मोमेंट लगा दिया, स्लोप नहीं बन पाया, स्लोप नहीं बना तो थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन भी रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है हम लोग को, कर्व में ही दिखता होगा आपको। तो ये हम लोग को आगे पता फार्मूला से भी निकल के आया, डिफ्लेक्शन काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, इसमें मोमेंट भी कम होंगे, है ना, डिफ्लेक्शन भी कम रिड्यूस हो जाएगा, स्लोप पे जो इंड पे स्लोप है वो भी ज़ीरो होगा, ये बहुत अच्छा। और ये काफ़ी स्टेबल होता है, स्टिफ होता है ना, और स्ट्रांग भी होता है। हर जो अच्छी चीज़ के लिए जो है आपको एक कॉस्ट लगाना पड़ता है ना, कुछ ना कुछ नुकसान होता है आपको। इसका डिसएडवांटेज है कि एक तो ऐसा बनाने में आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और इसमें है कि जैसे अगर वो चीज़ फिक्स्ड है दो जगह पे, जैसे ये फिक्स्ड बीम है, मान लो कि ये जो है अपना फिक्स्ड बीम है, अब अगर ये हीट पड़ेगा तो ये तो एक्सपेंड करना चाहता है ना, गर्मी बढ़ेगी तो ये एक्सपेंड होना चाहेगा, तो एक्सपेंड होने के लिए इस जगह यहाँ पे तो फिक्स्ड है, सिंपली सपोर्टेड तो होता तो बाहर निकल जाता, ये तो बाहर भी निकल, यहाँ पे तो फिक्स्ड है। अब क्या होगा, इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना, कोई चीज़ ये लंबा होना चाह रहा है और वो उसके ये जगह है नहीं इसके ऊपर होने के लिए, तो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, थर्मल स्ट्रेसेस। तो ये एक नुकसान होता है जो ये लिखा हुआ है, व्हेन टेम्परेचर वेरीज थर्मल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड, है ना। और दूसरा ये नुकसान होता है कि जब अगर लोड जो है तुरंत, कोई से अभी कभी ये लोड है, बाद में कुछ तुरंत कोई से और हेवी लोड आ गया, कोई बड़ा वाला ऐसा है ना, कोई बड़ा लोड हेवी लोड आ गया, फिर कोई कम लोड आ गया, तो यहाँ पे ये फिक्स्ड मोमेंट जो लगता रहा है, जो ये रोकने का जो इसके पास कैपेसिटी है, यहाँ पे स्लोप नहीं बनने देता है जो, तो वो चीज़ बार बार चेंज होता है ना, तो वो झड़ना शुरू हो जाता है, वो कमज़ोर होने लगता है उसका फिक्सिटी, है ना। तो इसको मजबूत करने के लिए आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, इस चीज़ को बचाने के लिए हेवी लगाइए। तो इसका जो है फिक्सिटी कैन बी डैमेज ड्यू टू क्विक फ्लक्चुएशन ऑफ लोड बार बार चेंज होगा, तो यहाँ पे वो बार बार अलग अलग मोमेंट लगाता है, मतलब झेलता है अलग अलग मोमेंट, तो ये कमज़ोर हो जाता है। फिर इसको मजबूत करने के लिए आपको पैसा लगेगा, ठीक है। और दूसरा ये केस होता है कि अगर आपका दो फिक्स बीम हैं, तो अगर ये दोनों सेम लेवल पे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये कोई एक लेवल जो है थोड़ा सा खसक जाता है, जैसे ये थोड़ा सा नीचे आ गया है ना, ये इस जगह से इस जगह पे आ गया, तो आपका ये बीम ऐसी स्थिति में पहुँच गया, यहाँ तो बन नहीं पाया। तो अगर थोड़ा सेटलमेंट हो जाता है तो एक सेटलमेंट की वजह से अलग से मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से एक बिना कोई लोड लगे हुए भी मोमेंट आने लगता है, तो ये एक दिक्कत की बात है। ये चीज़, ये जो केस है ना, इस केस को भी हम लोग को डिटेल में पढ़ना, बीटेक वाले को पढ़ना है, आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभी बस इतना ही समझिए कि अगर सेटलमेंट होता है तो कोई एक भी जो सपोर्ट है उसका अगर सेटल कर जाता है, मतलब नीचे चला जाता है, धस जाता है, तो बिना कोई लोड लगे हुए दोनों में कुछ ना कुछ मूवमेंट आ जाता है दोनों तरफ, तो ये एक्सटर्नल मूवमेंट वर्क करने लगता है। तो ऐसे केस के लिए फिक्स बीम नुकसानदेह है, लेकिन सिंपली सपोर्टेड नुकसानदेह नहीं है ना। तो इफ़ एनी सपोर्ट्स इन, मतलब कोई भी एक सपोर्ट सिंक करता है, कोई भी एक तरफ नीचे धस जाता है, तो एडिशनल मोमेंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा बिना कोई लोड लगाए हुए, तो ये इसमें एक दिक्कत होता है। इस चीज़ को डिटेल में पढ़ना था, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में ये चीज़ नहीं दिया होगा, बस इतना जानिए, है ना, कि ये जो है सिंक करने पे एडिशनल मोमेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज थे, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो मोमेंट कैसे निकालते कैसे हैं, है ना। अच्छा, उससे पहले ये बताया हुआ है कि इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन, मतलब ये बोलता है कि अगर कहीं पे भी हम लोग देखे भी होंगे कि दो लोड, जैसे कैंटिलीवर में देखते थे ना, कि अगर दो लोड वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो दोनों का एक इसके वजह से जो इफेक्ट आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और दोनों को ऐड कर लेते हैं, है ना। तो उस जगह पे फाइनल इफेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो यही प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन है कि मतलब अगर दो या मल्टीपल लोड या मल्टीपल मोमेंट्स लग रहे हों, तो आप एक का इफेक्ट एक बार कैलकुलेट कीजिए, फिर दूसरे का इफेक्ट किसी जगह पे दोबारा कैलकुलेट कीजिए, है ना, उसकी वजह से, और फाइनल जो इफेक्ट होगा वो दोनों का सम होगा, अलजेब्राइक सम होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन जो है
it states that if the number of forces or moments are acting simultaneously, मतलब बहुत सारे मोमेंट या फोर्स एक साथ वर्क कर रहे हैं ऑन ए बॉडी, देन देयर कंबाइंड इफेक्ट, उनका मिला जुला जो इफेक्ट होगा ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, और सबका अलग अलग जो इफेक्ट होगा वो उसका अलजेब्राइक सम कर देंगे, उसको जोड़ देंगे तो हम लोग को फाइनल इफेक्ट पता चलेगा। ठीक है ना। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन, जो हम लोग खूब कैंटिलीवर वाले केस में खूब देखे थे कि बहुत सारा लोड था, सबके वजह से अलग अलग देखें एक जगह पे, जैसे डिफ्लेक्शन निकालना है किसी खास जगह पे तो सबके वजह से अलग अलग देखें डिफ्लेक्शन निकालें उस जगह पे, और फिर फाइनल सारे का सम कर दिए सारे डिफ्लेक्शन का, तो वो फाइनल डिफ्लेक्शन निकल गया, है ना। या फाइनल समथिंग कुछ भी और चीज़ निकालना होगा तो अलजेब्राइक सम कर सकते हैं, है ना, किसी बीम के केस में। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन कहलाता है। ये इसलिए बताया गया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन जो है, क्योंकि अभी आपको इसका यूज़ पड़ेगा, सुपर इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, जो अभी आप लोग देखेंगे कि कैसे कुछ लोड या कुछ मोमेंट्स को अलग अलग कैलकुलेट करके उसका इफेक्ट और उसके बाद सम किया जाएगा उसको। ठीक है, तो ये यूज़ कर कहाँ पे करेंगे हम लोग, जो अभी जो मोमेंट्स जो है फिक्सिंग मोमेंट MAMB जो है, जो नया चीज़ आया है उसको निकालने में इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम होगा तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, और फिर इसके बाद होगा कि फिक्स्ड बीम का फिक्सिंग मोमेंट कैसे निकलेगा। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये दिख रहा है हम लोग को कि ये जो है पहला जो यहाँ तक ये जो इमेज बना हुआ है, ये जो है हम लोग का, ये जो है फिक्स्ड बीम है हम लोग का, ये है ना, ये जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये फिक्स्ड बीम है, AB फिक्स्ड बीम है। यहाँ पे कोई लोड लग रहा है, इस जगह पे दिख रहा होगा आप लोग को, और इस जगह भी कोई लोड लग रहा है, मान लेते हैं कोई भी, वो लोड कुछ भी हो सकता है, UDL भी हो सकता है, बस बताया गया है कुछ लोडिंग हो रही है इस बीम पे, है ना। ये फिक्स्ड बीम, यहाँ पे ये एंड जो है ये एंड फिक्स्ड है, ये भी एंड फिक्स्ड है। ठीक है, तो फिक्स्ड बीम है और कुछ लोडिंग हो रही है। ठीक है, तो इसको जो है मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास अभी कोई उपाय नहीं है कि फिक्स बीम को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि नया मोमेंट जो नया चीज़ क्या आ गया है, ये MA और MB। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि क्यों नहीं ऐसा करें कि इस फिक्स्ड बीम जो है, ये फिक्स बीम, उसको हम लोग ऐसा मान लें कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम ही है ना, वो सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, उसमें बस ये एक मोमेंट ऐड हो गया, यही नया चीज़ में ऐड हो गया है। तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे कि मानेंगे कि फिक्स बीम जो है एक सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, बस इसमें एक मोमेंट MAMB जो है ये ऐड हो गया है, ये मोमेंट जो है बस ऐड हो गया है। फिक्स बीम क्या है, मान लेते हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम ही है जो यहाँ पे हम लोग दिखाएं, बस उसमें जो है हम लोग का बस ये मोमेंट जो है, ये दोनों ये मोमेंट और ये मोमेंट ऐड हो गया है। ठीक है, बाकी सब कुछ फिक्स बीम भी जैसा ही है, बस मोमेंट ऐड हो गया है। ये हम यहाँ पे इस जगह बना दिए हैं क्योंकि हम इसके आगे इस ये जो फिक्स बीम जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसको हमें आगे बताना है ना। तो ये जो फिक्स बीम है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें मोमेंट ऐड है। तो एक बार क्या करते हैं, जैसे पहले फिक्स बीम को जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम को जैसे सॉल्व करते थे तो वैसे हम सॉल्व करेंगे MAMB को हटा के। MAMB को जब हम लोग हटा दिए, सिर्फ हमारा वही सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर लोडिंग हो रहा है, एक बार इसका बेंडिंग मोमेंट बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ देखो यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर जो दिखाया गया है वो चीज़ है। ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिर्फ कोई मूवमेंट नहीं, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है और उस पर कोई लोडिंग हो रही है, तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे ही बनता था। यहाँ पे जीरो मूवमेंट होता है लोडिंग की वजह से, फिर ऐसे, फिर यहाँ से कुछ लोड चेंज हो रहा है तो ऐसे मूवमेंट गया, फिर ऐसे यहाँ पे तो जीरो ही होता है। इस टाइप का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता था जब कोई सिंपली सपोर्टेड बीम हो और उस पर कोई लोडिंग हो रहा है। ठीक है, और दूसरा हम लोग मोमेंट को हटा दिए थे, तो अब फिर दोबारा एक दूसरा सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हैं और जिस पर सिर्फ जो है मोमेंट ही लग रहा है, यहाँ देख रहा है सिर्फ मोमेंट ही लग रहा है, कोई लोडिंग नहीं हो रही है ना। तो इस बीम फिक्स बीम को दो पार्ट में तोड़ दिए, एक बार एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें सिर्फ लोडिंग हो रही है, एक बार एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें सिर्फ मोमेंट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ मोमेंट्स लग रहे हैं तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लो सिर्फ MA मोमेंट लग रहा है और ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो नेगेटिव बनेगा माइनस। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस तरफ से देखो, यहाँ पे ये जो है B पॉइंट पे ये इधर से देखते हैं तो एक क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, तो राइट साइड से क्लॉकवाइज मोमेंट भी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -MB के बराबर होगा। ये MA MB बराबर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है।
है ना, ये हमें नहीं पता है, अलग अलग लोडिंग है, तो जिधर ज़्यादा लोड होता है उधर ज़्यादा मोमेंट आ जाएगा, है ना, उधर फिक्स जो है ज़्यादा मोमेंट चलेगा। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा था कि ये जो है 2W लोड था ये, है ना, यहाँ पे ये W लोड है इस तरफ, तो इधर ज़्यादा मोमेंट आएगा, यहाँ पे दिख रहा है तो इसको थोड़ा बड़ा बना दिया। ऐसे आप नहीं पता है आपको तो कुछ भी बना दीजिए, एक तरफ आप छोटा बना दीजिए, एक तरफ बड़ा बनाइए, या अगर दोनों तरफ लोडिंग जो है अगर सिमेट्रिक है तो दोनों तरफ बराबर होगा, ये तो पता ही है, कोई भी सिमेट्रिक केस में दोनों तरफ बराबर मोमेंट्स होते हैं ना। तो ये एम बी जो है यहाँ पे ये चूँकि निगेटिव था और इधर एम ए जो है इधर से निगेटिव था, तो ये इतना एम ए और इतना एम बी इनको मिला दिए हम लोग, है ना, बीच में लीनियर रिलेशन होगा, क्योंकि कुछ ये जो है रिएक्शंस के वजह से मूवमेंट होता है, तो उतना हम कैलकुलेशन में गए ही नहीं, बीच में तो कोई लोडिंग था नहीं, यहाँ पे एक एम ए मूवमेंट लग रहा था, और चूँकि ये इधर से देख रहे हैं हम ये ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये माइनस हो गया, फिर इधर से कैलकुलेट किए, इधर से एक मोमेंट लग रहा है जो कि एम बी है, वो क्लॉकवाइज है, तो राइट साइड से क्लॉकवाइज भी निगेटिव होता है, तो यहाँ पे निगेटिव एम बी के बराबर खींच दिए। अब बीच में कुछ है नहीं तो इसका रिलेशन तो लीनियर ही होगा, तो इस तरह से हमारा बन गया, ठीक है ना। और ये जो है ये निगेटिव है, दोनों निगेटिव था, तो हमारा पूरा जो है इस एक्सिस के नीचे ही सब कुछ बन गया। और यहाँ पर ये वाला देख रहे हो कि ये पूरा पॉजिटिव है ना, क्योंकि आर ए इंटू समथिंग होता है, तो वो पॉजिटिव, माइनस डब्ल्यू इंटू समथिंग कुछ घटता है ना, पहले बढ़ता है उसका फिर घटता हुआ जीरो हो जाता है, तो ये पॉजिटिव पूरा और ये पूरा नेगेटिव। इसके वजह से जो बना, लोडिंग के वजह से जो बना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो पूरा पॉजिटिव, और इसमें इसके वजह से जो बना वो पूरा नेगेटिव, है ना, फिक्स्ड मोमेंट। इसलिए फिक्स्ड मोमेंट को नेगेटिव मोमेंट भी बोला जाता है, कि दोनों तरफ से ऐसे एक्चुअली में ये सब लोड जो है, ये सब जो लोड थे ये इसको ऐसे डिफ्लेक्ट करना चाहता है, लेकिन नेगेटिव मोमेंट जो है, ये सब मोमेंट जो है इसको अपोजिट डायरेक्शन, इसको ऊपर ऐसे उठाना चाहती है ना, तो इसलिए इसको हम नेगेटिव मोमेंट बोलते हैं। जैसे इसका लोडिंग के वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा वो नीचे इसको ऐसे सैग करना चाहेगा, और ये दिख रहा होगा कि ये जो मोमेंट है ये इसको ऐसे करना चाहेगा, है ना। तो ये जो है ये सैगिंग मोमेंट था, तो ये पॉजिटिव दिख रहा है, ये हॉगिंग है यहाँ पे, मतलब इस टाइप का शेप बनाना जा रहा है, इसको अपोजिट दिख रहा है, इसका मूवमेंट जो है ये पूरा पॉजिटिव होगा बेंडिंग, इसको तो बनाने आता ही था आपको, और इसके वजह से जो है निगेटिव मोमेंट बनेगा, ठीक है, जो हम लोग देख भी लिए अभी देखिए इसको बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करके, इधर से भी निगेटिव आ रहा था, उधर से भी निगेटिव, इसलिए इसको हम लोग हैं निगेटिव फिक्स्ड मोमेंट को भी हम लोग निगेटिव मोमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि निगेटिव मतलब मोमेंट को घटाने का काम करता है। एक्चुअली में देखा जाए ये इस लोडिंग की वजह से पॉजिटिव मोमेंट आ रहा था, तो ये निगेटिव लगा के डिफ्लेक्शन को बचाने के लिए, है ना, तो डिफ्लेक्ट भी नहीं होने देगा, क्यों डिफ्लेक्ट नहीं होने देगा, क्योंकि ये निगेटिव मोमेंट लगाता है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बनता है सिर्फ लोडिंग की वजह से, इसको म्यू डायग्राम भी बोलते हैं, है ना, म्यू डायग्राम। और ये जो होता है ये सिर्फ मोमेंट्स की वजह से जो बनता है, इसको म्यू डैश डायग्राम भी बोला जाता है, ठीक है। इसको म्यू डायग्राम, इसको म्यू डैश डायग्राम। ये भी कुछ एरिया कवर कर रहा है, दिख रहा है ना इतना एरिया, और ये भी कुछ एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना था क्या, हम लोग को निकालना है, इसको पूरा यस करते हैं, ये हो गया। हम लोग को जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है पूरा फाइनल का, जब मतलब फिक्स बीम है, मोमेंट वर्क कर रहा है, मतलब एक ऐसा सिंपली सपोर्टेड बीम जिसमें लोडिंग भी हो रहा है और मोमेंट भी हो रहा है साथ साथ, उसका बनाना है। इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो फाइनल होगा इन दोनों का सम होगा, है ना, इसका और इसका सम होगा, और ये प्लस है ये माइनस है, दोनों का सम करना है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है अपना पॉजिटिव वाला जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉजिटिव वाला ड्रॉ कर हो गया, और उसके ऊपर निगेटिव को हम चढ़ा देते हैं, मतलब ये निगेटिव ऐसे है, इसके ऊपर उल्टा करके हम चढ़ा देते हैं, लेकिन मानते हैं कि ये निगेटिव है ना, ये निगेटिव उसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो अब क्या होगा, चूँकि ये निगेटिव था तो इसमें से पॉजिटिव जितना ओवरलैप किया वो ख़त्म हो जाएगा, ये सब पोर्शन जो है ये आपका ख़त्म हो गया, ये इंड हो गया, जो बचेगा वही मोमेंट रह गया। तो जितना पॉजिटिव बचा, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव पार्ट बढ़ गया तो वो मोमेंट बचा रह गया, यहाँ पे ये निगेटिव एम का मोमेंट्स के डायग्राम का पार्ट बचा रह गया, तो यहाँ पे ये निगेटिव है, यहाँ पे भी मोमेंट्स के डायग्राम का ये पार्ट बचा रह गया, तो ये निगेटिव बचा रह गया, ठीक है। तो हम लोग देखें कैसे सुपर इम्पोज किए हम लोग इसके ऊपर, इस कर्व के ऊपर जो है हम लोग इस कर्व को दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिए, दोनों का इफेक्ट। पहले एक के वजह से इफेक्ट निकालें कि सिंपली सपोर्टेड बीम था, सिर्फ लोडिंग हो रही थी, तो कैसा डायग्राम बना। फिर देखें कि सिंपली सपोर्टेड बीम था और सिर्फ मोमेंट लग रहा था, तो कैसा डायग्राम बना।
ठीक है, और दोनों को हम लोग सुपर इम्पोज कर दिए, तो फाइनली ऐसा डायग्राम बनता है। अब देखो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, मतलब हर पॉइंट पे जो वैल्यू है वो बेंडिंग मोमेंट बता रहा है। यहाँ पे इतना बेंडिंग मोमेंट ma के बराबर का, यहाँ पे देखो कम कम होता जा रहा है बेंडिंग मोमेंट, सिर्फ इतना ही है ना, और लेकिन ये सब निगेटिव है। फिर उसके बाद यहाँ पे ज़ीरो हो गया, ज़ीरो मोमेंट हो गया, ठीक है, और उसके बाद से फिर बढ़ना शुरू होता है, पॉजिटिव होता है ना, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, यहाँ पे ऐसे 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 इतना 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 देखो, लेकिन इतना बहुत कम है, माइनर है। पहले होता था कि नीचे से लेके वहाँ तक इतना होता था, इतना वैल्यू होता था, अब इतना कम है, ये इतना इतना ही सा है, इतना ही सा है, इतना ही सा है, और उसके बाद फिर ज़ीरो, और फिर ये निगेटिव 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 निगेटिव, है ना। तो इससे नुकसान एक ये हुआ कि यहाँ पे पहले ज़ीरो हुआ करता था, देखो सिंपली सपोर्टेड में यहाँ पे इस जगह पे ज़ीरो होता था, लेकिन यहाँ पे उसकी जगह पे कुछ निगेटिव आ गया, है ना, दोनों जगह पे कुछ निगेटिव आ गया, ज़ीरो नहीं है, तो ये तो एक नुकसान है, निगेटिव मोमेंट तो आ गया। तो इसके वजह से आपको क्या करना होगा, इसकी वजह से करना होगा कि इस जगह पे पहले ज़ीरो मोमेंट था, तो यहाँ पे कुछ नहीं करते थे आप, है ना, इस दोनों जगह को सपोर्ट को उतना मजबूत नहीं करते थे सिंपली सपोर्टेड वाले केस में, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट आने वाला है, फिक्स बीम को आप मजबूत बनाइएगा, है ना। और जो इसलिए जो बीम होता है, जैसे ये है ना बीम, तो इसमें जो है चूँकि दोनों तरफ से मोमेंट लग रहे हैं, तो आपको जो सरिया होता है ऊपर में भी लगाना होगा, आपको नीचे में भी लगाना होता है। इसलिए देखोगे जो फिक्स बीम होता है, जो गरुड़ में जो कॉलम होता है, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है सरिया लगा रहता है ना, क्योंकि मोमेंट आपको ऐसे भी लग रहा है, इस साइड से भी लग रहा है, फिर कभी इसके वजह से मोमेंट जो है इधर से ऐसे लग रहा है, और इसके वजह से जो ये इसको ऊपर उठाना चाहेगा, और जो ऊपर से लोडिंग हो रहा है इसको नीचे करना चाहेगा, तो दोनों तरफ से सरिया होना ज़रूरी होता है ना। तो फिक्स बीम में इसलिए जो है आपको यहाँ पे खासकर सपोर्ट के पास दोनों तरफ से आपको रेनफोर्समेंट लगाना होगा, जो आपको डिफ्लेक्शन से या इस सारे मोमेंट को झेल पाए, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ, और जो है जो आपका मैक्स इस जगह पे जो बहुत ज़्यादा बीच में जो बहुत ज़्यादा मोमेंट हो जाता था, है ना, इस जगह पे खासकर सेंटर में बहुत ज़्यादा मोमेंट हो जाया करता था, अब वो काफ़ी रिड्यूस हो गया, अब सिर्फ इतना ही बचा रह गया, है ना, सिर्फ इतना वैल्यू, तो काफ़ी रिड्यूस हो गया। जो हम लोग बात वहाँ बोल रहे थे कि इसमें मोमेंट काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। फिर आगे अब आगे केसेस देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि ये डिफ्लेक्शन कितना रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और ये कुछ जगहों पर तो इवन कि बेंडिंग मोमेंट जो है ज़ीरो हो जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे ज़ीरो ही हो जाता है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो इस जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पढ़े होगे आप लोग पहले, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, है ना, पूरा इसमें नहीं लगा लेकिन आप लोग को याद आ गया होगा। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ज़ीरो होता है भैया, बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है, उसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये भी आपको हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन दिया हो कि आप बताइए कि कहाँ पे मोमेंट ज़ीरो होता है, तो वो आगे हम लोग केसेस देखेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन भी निकालना होगा कि किस जगह पे जाकर मोमेंट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा कर्व होगा, हम लोग जो है अभी हम लोग को सिर्फ ये देख रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट जो बीम होता है उसका कर्व एक नया यूनिक टाइप का बनेगा, वो ऐसा बनेगा जो यहाँ पे दिख रहा है ना, वो ऐसा बनेगा इस टाइप का, जैसा पहले ऐसा नहीं होता था, ये दो को सुपर इम्पोज करके बना हुआ है ना, निगेटिव मोमेंट और पॉजिटिव मोमेंट को, इस टाइप का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है इस टाइप का आपको आगे आपको देखने को मिलेगा हर एक केस के लिए, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है फिक्स बीम का इस टाइप का बनेगा, ये आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अभी तक हम लोग ये नहीं निकाले पाए कि MA और MB होगा कितना, बस ये एज्यूम किए हुए हैं कि MA इतना होगा, MB कुछ होगा, और ऐसा डायग्राम बनेगा, अभी सब एजम्पशन पे चल रहा है ना। अभी MA कैसे निकलेगा, उसका क्या वैल्यू होगा वो नहीं निकला, तो इसके बाद जो है वही है फिक्सिंग मोमेंट ऑफ ए फिक्स्ड बीम, मतलब MA और MB कितना होगा, ठीक है। तो वही जो बीम था जो पिछले से पहले जो हम लोग यहाँ पे जो बना हुआ था, वही बीम उसने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है ना, यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिया कि कोई बीम है जिसमें कोई भी लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे W, यहाँ पे 2W के बराबर लोडिंग हो रही है ना। तो इसमें हम लोग जो है कि जो है क्या करते हैं कि जैसे MX बनाते थे ना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए, कहीं पे भी मोमेंट निकालना है तो MX निकालते थे, और उसको EIdx और YYdx करके बराबर करते थे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग जो है MX निकालते हैं, है ना। तो इसमें जो है फाइनल MX जो होगा, वो फाइनल जो मोमेंट होगा वहाँ पे वो MX माइनस MX डैश हो रहा है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हम लोग को दिखा पीछे वाले केस में कि जो कहीं पे जो यहाँ पे जो मोमेंट आ रहा है, ये दो मोमेंट का जो है, दो मोमेंट का माइनस है, एक पॉजिटिव माइनस निगेटिव, है ना। जैसे यहाँ पे जो मोमेंट हुआ तो वो उतना माइनस इतना किए तो यहाँ पे ये आया, है ना। तो वो होता है
इसमें दिख रहा है हम लोग को कि इसमें जो इस बीम में जो कहीं पे भी किसी भी सेक्शन पे जो मोमेंट होगा वो एक बार जो सिर्फ लोड के वजह से जो मोमेंट होता है उतना माइनस जो बेंडिंग सिर्फ बेंडिंग ये जो फिक्स इंड मोमेंट जो होता है, मोमेंट्स जो डेवलप हो रहे हैं उसके वजह से जो मोमेंट होगा उतना, है ना। टोटल मोमेंट होगा लोड की वजह से जो लोडिंग की वजह से जो मोमेंट्स हो रहे हैं माइनस फिक्स्ड इंड की वजह से जो मोमेंट हो रहे हैं उतने। ठीक है, समझ गए। जो यहाँ पे इस डायग्राम में दिखा है तो वही बात इसमें लिख रहा है कि इसमें जो कहीं पे किसी भी सेक्शन पे कोई भी सेक्शन चूज़ करो, जैसे ये सेक्शन चूज़ कर लिए, है ना, ये सेक्शन एक्स सेक्शन चूज़ कर लिए, ये एक्स और ये एक्स, है ना, ये सेक्शन आपने चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे जो मोमेंट होगा वो लोडिंग की वजह से जो मोमेंट होगा उसको एम एक्स बोलेंगे, लोडिंग की वजह से जितना मोमेंट आएगा, और जो मोमेंट्स की वजह से होगा वो निगेटिव होगा और वो उसको हम बोलेंगे एम एक्स डैश। मान लेते हैं एम एक्स डैश होता है, एम एक्स डैश। ठीक है, तो किसी भी जगह पर फाइनल जो मोमेंट होता है उसको वो ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। ये हम लोग लास्ट यूनिट में पढ़े थे। तो उतना इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स माइनस एम एक्स डैश, मतलब फाइनल मोमेंट इक्वल टू होगा लोडिंग की वजह से मोमेंट माइनस जो फिक्स्ड इन मोमेंट हो रहा था उसकी वजह से मोमेंट। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसने क्या किया है, इसको इंटीग्रेट कर दिया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर है डी वाई डी एक्स हो जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे 0 to L से 0 to L तक, मतलब पूरे लेंथ में। ठीक है, तो ये इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस फिर इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना माइनस इतना। ठीक है, तो हाँ, तो ये जो है आपका ये जो डी वाई डी एक्स जो है 0 to L तक है, तो डी वाई डी एक्स जो है एट एक्स इक्वल टू एल पे कितना है, एक्स इक्वल टू एल मतलब यहाँ से लेके इस सेक्शन जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, एक्स इक्वल टू एल मतलब ये पोजीशन, एक्स इक्वल टू 0 मतलब ये पोजीशन। तो इस जगह पे स्लोप कितना है, डी वाई डी एक्स मतलब स्लोप ही होता है ना, इस जगह पे स्लोप 0, डी वाई डी एक्स जो है 0 होगा कहाँ पे, एक्स इक्वल टू एल पे, और डी वाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 0 पे भी स्लोप 0 होगा, है ना। डी वाई डी एक्स जो होगा जो एक्स इक्वल टू 0 पे भी 0 होगा। तो ये बोल रहा है कि इस पॉइंट को इसको जो हम आगे लिखेंगे तो होता है ना कि डी वाई डी एक्स का वैल्यू एल पे माइनस डी वाई डी एक्स का वैल्यू 0 पे, ऐसे ही लिखते हैं ना इंटीग्रेशन जो करते हैं, लिमिट लगाते हैं। तो ये होगा डी वाई डी एक्स एट एल पे और डी वाई डी एक्स 0 पे। तो डी वाई डी एक्स एल पे भी 0 था स्लोप, डी वाई डी एक्स एट एल क्या मतलब हुआ, डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एल का क्या मतलब हुआ कि एल दूरी पे, ओरिजिन से एल दूरी पे स्लोप कितना है, वो 0 है। यहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पे स्लोप नहीं बनाता है फिक्स बीम में ना, इस जगह पे ऐसा डायग्राम बनता है इसका, तो वो 0, और एट एक्स 0 पे भी डिवाइड दिया 0, तो ये इतना लिख दिया ई आई इंटू 0 माइनस 0। ठीक है, और ये जो टर्म है उसको उसने वैसा ही लिख दिया यहाँ पे, जो उसका वही लिख दिया, है ना, फिर नीचे भी वैसा ही लिख दिया। तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, 0 माइनस 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो ये 0 और ये एम एक्स इतना लिख दिया, जो ये टर्म था वो ये पूरा ही लिख दिया। ठीक है, अब इसको आगे जो है ये समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बस इसको इंटीग्रेट किया और यहाँ पे लिमिट लगा दिया। अब बाकी सब कुछ चीज़ को तो वैसे ही लिखता चला जा रहा है ना। तो ये डी वाई डी एक्स एल पे भी पॉइंट पे 0 था, 0 पॉइंट पे 0 तो वो लगा दिया, इधर ये टर्म पूरा 0 हो गया, सिर्फ ये टर्म बच गया है ना। अब देखिए आगे क्या होता है। अब जो है ये है क्या नाम है इंटीग्रल, ये जो आपका ये जो पॉइंट था इंटीग्रल 0 to L, ये जो दिख रहा है यहाँ पे इंटीग्रल 0 to L एम एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल 0 to L एम एक्स डैश डी एक्स, इसके बारे में थोड़ा विचार कीजिए कि ये है क्या। ये जो है कि कोई भी जैसे एम एक्स डी एक्स जो होता है, तो कोई भी पॉइंट पे कोई डायग्राम बनता है तो उस पर एक छोटा सा स्ट्रिप मानते हैं, है ना, डी एक्स के बराबर का, है ना, और इसका जो हाइट होता है, तो ये मोमेंट डायग्राम है, मान लो कि ये मोमेंट डायग्राम है, इस जगह पे इसका जो हाइट होगा वो इस जगह पर मोमेंट होगा, तो वो एम एक्स हो गया। तो एम एक्स और इसका जो है ये डी एक्स है, तो ये इसका एरिया हो गया, है ना। ये जो है ये जो स्ट्रिप हम जो माने हैं इसका एरिया हो गया छोटा सा स्ट्रिप एम एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि बहुत छोटा है, इसको रेक्टेंगुलर मान सकते हैं। तो इस पॉइंट पे इतना ये जो वैल्यू होता है, तो मोमेंट का डायग्राम अगर मान लो ऐसा है तो ये तो एम हो गया और ये डी एक्स, तो ये एम एक्स इंटू डी एक्स क्या हुआ है, छोटे से स्ट्रिप का एरिया, और उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to L के बराबर, तो ये हो गया पूरा एरिया इसका मतलब, है ना।
तो एम एक्स कौन सा मोमेंट का बेंडिंग मोमेंट था, ये लोडिंग की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट हो रहा था उसका मोमेंट था, है ना, उसका बेंडिंग मोमेंट था सिर्फ लोडिंग की वजह से। तो एम एक्स डी एस का मतलब हो गया कि जो लोडिंग की वजह से मोमेंट का डायग्राम बनाया था उसका एरिया, और एम एक्स डैश डी एस का क्या मतलब हो जाएगा कि सिर्फ जो फिक्सिंग मोमेंट की वजह से डायग्राम बना था उसका एरिया। ठीक है, तो जो ये जो है एम एक्स डी एक्स सबको मान लेते हैं, ए जो है मान लेते हैं कि एम एक्स डी एक्स जो है वो ए है, जो बात हम भी बोले हैं वही ऊपर भी लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं कि जो एम एक्स डी एक्स 0 to L है, इंटीग्रल 0 to L एम एक्स डी एक्स वो ए है, मतलब कि लोडिंग की वजह से जो एरिया बन रहा है वो एरिया बेंडिंग मोमेंट का जो एरिया बन रहा है वो ए है मान लेते हैं, और जो फिक्सिंग मोमेंट की वजह से जो एरिया बन रहा है इंटीग्रल 0 to L एम एक्स डैश डी एक्स वो ए डैश है। मान लेते जैसे मोमेंट को एम एक्स डैश बोले थे तो इसके एरिया को बोलेंगे ए डैश। और पीछे हम लोग का क्या रिलेशन आया था कि ज़ीरो, इन दोनों का जो घटाव था वो ज़ीरो था। पीछे देखो ये जो रिलेशन आया हुआ है हम लोग नीचे में सबसे लास्ट में, ये जो है वो 0 इक्वल टू इंटीग्रल एम एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल एम एक्स डैश डी एक्स, है ना। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस ए डैश। अभी जो हम लोग माने हैं इसमें हो जाएगा कि 0 इक्वल टू ए माइनस ए डैश, क्योंकि ये एम एक्स डी एस है, ये एम एक्स डैश डी एक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का घटाव 0 है तो इसका मतलब कि ए इक्वल टू ए डैश। तो ये एक बहुत बड़ा रिलेशन हम लोग को आ गया है ना, ये जो है इक्वेशन, ये बहुत बड़ा इक्वेशन आ गया हम लोग, इसका काफ़ी यूज़ होगा। ये देखो इस इक्वेशन को समझो कि ये है क्या। ये इक्वेशन बता रहा है कि दोनों जो डायग्राम जो बनाते थे अलग अलग, एक बार सिर्फ लोड को लेके या सिंपली सपोर्टेड मान के, और एक बार सिर्फ मोमेंट्स को लेके, दोनों इंड मोमेंट्स को लेके और जो डायग्राम बनाते थे, उन दोनों डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है उन दोनों का एरिया अगर एरिया कैलकुलेट किया जाए तो वो एकदम सेम होता है। ठीक है, टोटल एरिया जो है एकदम सेम होता है। ठीक है, भले ही उसका डायग्राम देखने में चाहे जैसा भी हो, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों का अगर एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो सेम होता है। तो ये एक रिलेशन आ गया हम लोग के पास। ठीक है, एक एरिया होगा एम बी के टर्म में, एक एरिया होगा लोड के टर्म में। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हो गया। तो हमें चूँकि दो अननोन है एम ए और एम बी, है ना, तो हमें दो रिलेशन चाहिए होगा हमें से। अभी एक रिलेशन आया, एक और रिलेशन आएगा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हम लोग के पास आ गया। अब क्या है, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन था ई आई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स डैश, इसमें क्या किया है, ये ओरिजिनल इक्वेशन था जो पहले से चला आ रहा है, इसमें उसने एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया ई आई एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स एम एक्स डी एक्स माइनस एक्स एम एक्स डैश डी एक्स, है ना, एक्स एम एक्स डैश हो गया, है ना। और ठीक है, दोनों तरफ x से गुना कर दिया तो यहाँ पे भी x से गुना हो गया, यहाँ भी x से गुना हो गया, ये भी इसमें भी x से गुना हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया है तो यहाँ पे ये टर्म आ गया, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये। ठीक है, तो अब जो है ये जो टर्म है ना एक्स एम एक्स डैश डी एक्स एम एक्स डी एक्स, इसको समझो। जो अभी बता रहे थे ना, कोई मान लो कि कोई भी कर्व होता है और उसमें जो है हम एक छोटा सा स्ट्रिप जो मानते हैं, है ना, जो वही पीछे बता रहे थे, ये इसका जो मान लो कि इसका ये चौड़ाई डी एक्स होता है। अगर ये मोमेंट का कर्व है तो इस जगह पे जो मोमेंट है एम एक्स वो इसका हाइट बताएगा, है ना, मान लो कि एम एक्स है तो ये इसका एरिया हुआ, छोटा सा स्ट्रिप जो है इसका एरिया होगा एम एक्स और क्या डी एक्स। ठीक है, ये जो छोटा सा जो एरिया है, ये छोटा सा स्ट्रिप जो है उसका एरिया होगा एम एक्स इंटू डी एक्स। और ये जो पूरा टर्म है देखो, उससे भी एक्स एम एक्स डी एक्स तो है ही है, उसमें फिर एक्स से गुना है। तो एक्स क्या होता है, ओरिजिन से जो कोई सेक्शन चुने हैं उसका दूरी एक्स। तो इसका मतलब हुआ कि इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया गुना इस स्ट्रिप का एरिया गुना उसके ओरिजिन से दूरी, है ना, इस एरिया का यहाँ से दूरी, इसका ये मतलब हुआ, ये पूरे टर्म का मतलब ये हुआ। उसका इंटीग्रेशन है 0 to L, इसका मतलब हुआ कि पूरा एरिया गुना इस पूरे एरिया की दूरी कहाँ से, इस जगह से। ठीक है, तो पूरे एरिया की दूरी कौन सी दूरी होगी, इसका जो सी जी का दूरी होगी वही ना बोलेंगे कि इस एरिया का दूरी हो गया। तो ये पूरा टर्म है, ये जो है इसका मतलब हुआ पूरा का एरिया गुना इस पूरे एरिया के सी जी की दूरी यहाँ से। ठीक है, तो इस एक्स एम एक्स डी एस को हम लिखेंगे एरिया
क्योंकि इसकी वजह से जो एरिया बना था एम एक्स डी एक्स की वजह से उसको ए माने थे हम। तो एरिया गुना उसके सी जी की दूरी जो भी हम बोल रहे थे सी जी को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। तो ये जो एक्स एम एक्स डी एक्स हो गया वो ए एक्स बार हो गया। सिमिलरली ये जो एक्स एम एक्स डैश इंटू डी एक्स है ये भी हो जाएगा इसका एरिया, एम एक्स डैश के वजह से जो एरिया बना वो एरिया गुना उस एरिया की सी जी एक्स बार डैश। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दोनों को हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है ये इसका एरिया गुना इसकी सी जी की दूरी ए इंटू एक्स बार हो गया। ये जो टर्म है इसका मतलब हो गया कि इसका एरिया एम एक्स डैश वाला एरिया गुना उसके सी जी की दूरी। ठीक है, तो ये दोनों टर्म समझ गए। तो ये इन दोनों को अभी यहीं पे लिख दिया, आगे में इसको ये करेगा। और जो ये है इसका जो ई आई तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लिया तो ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन बस बचा हुआ है हम लोग का, है ना। इसको मान लिए हैं कि हम लोग ए एक्स बार हो गया, ये हो गया ए डैश एक्स बार डैश। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसके इंटीग्रेशन के लिए इसने समझाया हुआ है कि अगर जो है आप एक्स डी वाई डी एक्स ये जो टर्म है इतना टर्म, बस इतना टर्म इसका डिफ्रेंशिएट करके देखो कितना आता है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा फिर इसका डिफ्रेंशिएशन। इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो पहले इसका x इंटू इसका डी वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा, वो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस फिर डी वाई डी एक्स रह जाएगा इंटू एक्स का इंटीग्रेशन होगा। u इंटू वी जैसे लगाते हैं, u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन जो होता है u डी वाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स। पहले एक टर्म का एक टर्म वैसे ही रहेगा, एक्स जैसे वैसे ही रह गया, डी वाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस दोबारा में होगा डी वाई डी एक्स वैसा ही रह जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, तो ये यहाँ पे 1 से गुना हो जाएगा, जो चीज़ लिखा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब फिर ये जो y था उसका डिफ्रेंशिएशन, ये जो गुना होगा इसमें डिफ्रेंशिएशन, तो वो डी वाई डी एक्स हो जाएगा y का। अब इस टर्म में देखो कि ये जो ये डी वाई डी एक्स पॉजिटिव है, ये डी वाई डी एक्स निगेटिव है, ये दोनों कट के जाएगा तो सिर्फ बचेगा एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये टर्म जो यहाँ हमारा था एक्स डी वाई डी स्क्वायर, ये एक्चुअल में ये कितना था, इतना था। इस पूरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन, उसमें इंटीग्रेशन लगाना है, तो उस पर डिफ्रेंशिएशन के ऊपर ये इंटीग्रेशन चढ़ा दोगे तो क्या होगा, दोनों खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई। तो ये बच जाएगा आपको सिर्फ इतना, इसके जगह पे इतना के जगह पे ई आई तो ई आई है, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई। वो इंटीग्रेट कर रहे हो 0 to l तो 0 to l लिमिट लगा देंगे। ठीक है, तो ये टर्म आपका हो जाएगा इतना, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये जो ये टर्म है इसको मान लिए हो आप ए एक्स बार, और ये जो टर्म है इसको आप मान चुके हो ए डैश एक्स बार डैश। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ये लिमिट लगाएगा 0 to l तक। तो जो l पे डी वाई डी एक्स कितना है, 0 है ना, और l पे y कितना होगा, मतलब l पे स्लोप कितना है, y मतलब डिफ्लेक्शन, l दूरी पे स्लोप कितना होता है, चूँकि फिक्स इंड में भी दोनों इंड पे डिफ्लेक्शन 0 होता है, तो यहाँ भी l पे y 0 होगा, है ना, मतलब एक्स एट एक्स इक्वल टू l y 0 होगा। अरे फिक्स बीम है ना, तो इसमें दोनों एंड पे जो है डिफ्लेक्शन, ये स्लोप तो 0 हो ही रहा है, डिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है ना, डिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा था, डिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो दोनों एंड पे स्लोप भी 0 और डिफ्लेक्शन भी 0। फिक्स बीम के साथ बहुत अच्छी बात होती है कि दोनों एंड पे डिफ्लेक्शन भी 0 और स्लोप भी 0। तो ये जो 0 to l वाला लिमिट है, तो इसमें दोनों टर्म जो है 0 0 0 होते चला जाएगा। l पे भी जो है दोनों टर्म 0 और 0 पे भी एक्स इक्वल टू 0 पे भी दोनों टर्म 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो इतना इक्वल टू बचेगा सिर्फ 0, है ना। तो ये जो है ये पुट कर दिया उसने, देखिए इस दोनों टर्म को एक्स इक्वल टू l रखा, फिर इस टर्म को एक्स 0 रखा, तो ये पूरा ही टर्म जो है आपका 0 हो गया, है ना। तो ये पूरा टर्म जो है आपका 0 हो गया। जो भी हम बता रहे थे उसको इसने किया है कि या ए यहाँ पे थीटा, ये यहाँ पे वाई, तो ये पूरा ही टर्म जो है आपका, ये वाला टर्म जो है 0 हो गया। तो ये टर्म 0 हो गया, इसका मतलब कि इतना माइनस इतना इक्वल टू 0, इसका मतलब ये दोनों चीज़ बराबर है ना। अब इसमें देखो ए एक्स बार इक्वल टू ए डैश एक्स बार, और हमको पहले ही से पता है कि ए इक्वल टू जो होता है ए डैश होता है, तो ये दोनों एक दूसरे से तो कट जाएगा, तो यहाँ पे ये ए से एक्स डैश कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स इक्वल टू एक्स बार डैश, एक्स बार इक्वल टू एक्स बार डैश। ठीक है, तो ये एक नया रिलेशन आ गया हम लोग को, ए इक्वल टू ए डैश जो है तो हम लोग के पास था ही पहले से, ये नया रिलेशन आ गया, है ना, एक्स बार इक्वल टू एक्स बार डैश।
मतलब ये पहले से क्या रिलेशन आया हुआ था कि दोनों का जो सिर्फ लोड की वजह से जो डायग्राम होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसका एरिया और जो मोमेंट्स की वजह से डायग्राम होता है दोनों का एरिया सेम होता है। नया एक ये आ गया कि दोनों का CG भी सेम ही होता है, मतलब उसका CG जितनी दूरी पे आएगा इसका CG निकालिएगा वो भी उतनी ही दूरी पे आएगा। तो हम लोग के पास दो इक्वेशन हो गए, है ना, एक ये इक्वेशन हो गया और एक ये इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन हैं। अननोन कितने हैं हमारे, MA और MB, है ना, दो अननोन है हम लोग के पास। तो MA MB भी निकल जाए, दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम MA MB निकाल सकते हैं। अभी तक हमारा MA MB निकला नहीं, तो उसके लिए दो फार्मूला हम लोगों ने बना लिया कि A=A' और X⁻=X। ये काफ़ी यूज़ होगा, पूरा यूनिट इसी पे चलेगा आपका। यही दो हमारे पास फार्मूला रहेंगे और ये हम हर केसेस के लिए लगाएंगे। जब अभी तो हम लोगों ने कोई केस नहीं माना कि कोई लोडिंग जो है सेंट्रल पॉइंट लोड था या UDL था, कोई मान लिए थे कोई भी लोडिंग हो रहा है ना, एज्यूम किए हुए थे कोई भी लोडिंग हो रही है, बस लोड पे ध्यान ही नहीं देना था हम लोग। तो अब हम लोग जो है हर एक केस लेंगे कि कोई सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है, तो उसके लिए जो है हम लोग ये उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, दोनों का एरिया निकालेंगे, ये निकालेंगे, A' निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, तो हो सकता है MA MB में कुछ आ जाए, है ना। फिर उसका एक्स बार निकालेंगे, फिर X' भी निकालेंगे, है ना, जो फिक्सिंग मोमेंट की वजह से डायग्राम होता है उस दोनों का CG का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, तो फिर MA MB में से कुछ निकलेगा। ठीक है, इस तरह से करके हम लोग हर एक केस के लिए जो है MA MB निकालेंगे। इस यूनिट में हम लोग को नया चीज़ यही करना है कि सारे केसेस के लिए पॉइंट लोड के लिए, मतलब फिक्स बीम पे कोई पॉइंट लोड लगता हो तो क्या होगा, फिक्स बीम पे कोई एसेंट्रिक पॉइंट लोड लगता होगा तो क्या होगा, मल्टीपल लगते होंगे लोड लगते होंगे तो क्या होगा, है ना, UDL लगता होगा तो क्या होगा, तो ये सब हम लोग को निकालना है। अब फार्मूला हमारे पास यही दोनों है, हम यूनिक फार्मूला इसी को यूज़ करते हुए हम लोग A=A' और X⁻X⁻, है ना, मतलब दोनों जो बेंडिंग मोमेंट जिसको अलग अलग बनाए थे, जिसको सुपर इम्पोज किए थे, उन दोनों का एरिया सेम होता है और दोनों का CG का डिस्टेंस भी सेम होता है, यही फार्मूला हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग जो अभी ये तो लंबा हो गया थोड़ा क्लास, तो अभी जो नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग उसमें हम लोग देखेंगे कि कोई फिक्स बीम में कोई सेंट्रल पॉइंट लोड लगता होगा, तो उसके लिए इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके MA MB कितना आएगा, और इसमें जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो है, स्लोप तो दोनों एंड पे पता चल ही गया कि 0 होता है, तो अब बचेगा सिर्फ डिफ्लेक्शन ही कि सेंटर में डिफ्लेक्शन कितना होता है, क्योंकि सेंटर पर स्लोप फिर 0 ही हो जाएगा, डायग्राम कोई भी देखोगे तो, है ना, तो सेंटर पे जो है डिफ्लेक्शन कितना होगा वो निकालेंगे हम। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।